करने लगे एकदम फुनफुनाते हुए और अपना फोन पटक दिया। अच्छा। मैंने उनको पकड़ा, फिर मेरा तो शांति हो गया। मैं कहा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही, इस आदमी को तो क्या ही समझाऊं मैं, अब अपना ही शांत कर दो गुस्सा, कुछ भी नहीं बोल सकते। कई बार आप सिर्फ गुस्से में बोल देते हो ना कि हाँ कह देते हैं, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनने इतना सीरियसली ले लिया, फिर मतलब धक्का वक्का मार दिया, मुझे भी लग गई उनको भी लग गई, फिर शांत हो गए कि बोला कैसे। फिर अब ये चीज का इल्जाम भी मुझ पे कि फोन तोड़ा नहीं तुम्हारी हरकत थी, तुमने बोला कैसे, अपना सामान लेके कैसे जा रही, ये गंदी चीज तुमने बोली, तुमको समझ ही नहीं है, इसीलिए तुम पागल हो, क्योंकि तुम गंदी चीजें बोलती हो, हर्ट करने वाली चीजें बोलती हो। पर मैं खुद भी हर्ट थी कि ये सुधरते ही नहीं है, ऐसी अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। जब भी बाहर से आओ, कहीं से आओ, कमरे में माल फूक रहे हैं, पड़े हैं, काम कर रहे हैं। उनका लाइफ ऐसे ही है, बैचलर टाइप रहना है मतलब। गलती तो आपसे हुई है। हाँ यही चीज देखिए, अब परिवार वाले भी यही बोलते हैं, आपने ऐसे लड़के से शादी क्यों की। लेकिन इसका एक समाधान भी है। क्या? कि उसे एक अनुभव मान के छोड़ भी दिया जा सकता है। पहले भी ना मेरे इनसे कभी शादी करने का मन नहीं था, मतलब बहुत साल तक ये पीछे ही पड़े रहे, कॉलेज वॉलेज के बाहर आ जाना, ये वो कुछ ज्यादा ही ऐसे मेल वगैरह मैसेजेस भेजना कि तुम्हारी याद आती रहती है, ऐसा क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मैं कहती थी मुझे क्या पता, अपना संभालो खुद को। मैं शादी इस आदमी से तो कभी नहीं करना चाहती थी, पर ना फिर मेरे पापा से लड़ाई हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि वो मेरी दादी से लड़ रहे थे, और फिर हमने कुछ कह दिया था पापा से, तो पापा एकदम हाइपर एक्टिव हो गए, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत लड़ाई हो गई। तो फिर ऐसा था ना कि मुझे एस्केप चाहिए था इस घर से भी। उसके चक्कर में फिर मैंने सोचा गलत डिसीजन, कहीं अरे यार निकलो यार इस घर से, कोई तो मेल चाहिए ना। उसी चक्कर में हो गया। तो इन्हीं सब चीजों में कई बार बच्चे फंस जाते हैं, माँ बाप के डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज में, एक दूसरे से लड़ते रहना, गाली गलौज मारपीट, उसके चक्कर में आप ये सोचते हो कि मैं निकलूं यार इस घर से, मुझे कहीं तो शांति मिले। सही क्या, वो पेरेंटिंग की गड़बड़ की वजह से आपसे रॉन्ग डिसीजन हुआ, आपकी गलती नहीं थी। और वो चीज वो लोग नहीं मानेंगे, उनका भी यही है कि मनाना ही नहीं है। पेरेंट्स तो कभी नहीं मानते, उनको तो ये लगता है कि तो क्या, ये तो सबके साथ होता है। अरे मतलब इतना ज्यादा इनग्रेन्ड है ना इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस, कि इसी के साथ बच्चों को रहना है। लेकिन ये नहीं समझ रहे, इन्हीं सब चीजों की वजह से आज के बच्चों में, जो हमारी जनरेशन है, उन लोगों में ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए हैं। इतने डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चे, लड़के ना एम्पावर्ड औरतों के लिए तैयार ही नहीं है। लड़कियां तो हो गई एम्पावर्ड, लेकिन लड़के नहीं है ना, वो आज भी माँ के पल्लू में बंधे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे, उनको अपना दिख ही नहीं रहा। रिलेशनशिप जब तक रखेंगे तब तक तो गर्लफ्रेंड है, तब तक हाँ सब बढ़िया है, पर जैसे ही शादी के बाद उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो लड़कियों को यही सोचना है कि बॉयफ्रेंड रखना है, शादी तो करनी ही नहीं है। फिर तब तक ठीक है, तब तक वो पूरा आगे पीछे घूमता रहेगा। हाँ। और लड़कों को आगे पीछे ही घुमाना है, तो उनसे शादी नहीं करनी है। शादी करते ही तो वो टेक इट ग्रांटेड ले लेगा। बिल्कुल, और फिर ना उनकी मम्मी की अथॉरिटी चलेगी, फिर तो बहुत दिक्कत है। अब यही चीज मैं शादी से पहले करती तो देवांश, मतलब जो हस्बैंड है, वो उस दोस्त को कभी रखते ही नहीं घर पे, कभी अलाउ ही नहीं करते। लेकिन नहीं, अब बिल्कुल पर लग गए। अब तो फिर शादी हो गई, अब तो बस प्रॉपर्टी बन गई ना। हाँ, मेरी अब तो अधिकार हो गया ना। बल्कि ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी वजह से ही तो मैं फोन फेंक रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम मुझसे क्यों लड़ती हो? क्योंकि उनके पेरेंट्स हंस के टाल देते हैं। अब ना मेरे मम्मी पापा जब उनके पेरेंट्स से बात भी कर रहे थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब पापा कह भी रहे थे कि कैसे, उसके पापा बता रहे हंस हंस के कि मेरे बेटे ने फ्लाइट मिस कर दी, ट्रेन मिस कर दी उसी दिन, दोनों चीज मिस कर दी, हे कितना देवांशुता से भुलक्कड़ आदमी है। पर पापा ये सोच रहे थे, मम्मी से बोलते हैं कि ये तो मूर्ख लड़का है। हाँ, बात सही है कि इतना इररिस्पॉन्सिबल है ये तो। अब वही चीज, उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी हर आप देख सकते हो ना कि लाइफ की हर चीज में दिख रही है, सिर्फ छोटी छोटी चीजों में नहीं, उसके रिलेशनशिप में भी है। वो समझ ही नहीं पा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ बिजनेस चलाने के लिए दोस्त तो चाहिए ही चाहिए, पर वो समझ नहीं पा रहा कि पहले वो कैपेबिलिटी उसमें आनी चाहिए ना, कि मैं अपने साउंड डिसीजन ले पाऊं, कि अगर कोई चीज मेरा मैरिटल ब्लिस खराब कर रही है, चाहे कितनी पागल हो बीवी, कितनी भी हो, इलाज तो होता ही है ना। तो उसको क्या पागल पागल बोल के और पागल कर दोगे? ऐसा होता है क्या? तो फिर आप कैसे पढ़े लिखे
इंसान हो जब आप में सेंसिटिविटी ही नहीं है कि चलो ठीक है अभी दोस्त को नहीं रखना चाहती तो हटा दो ना, बार बार उस लड़के को क्यों ला रहे हो लड़ाई करवाने के लिए, जब वो लड़का बोल रहा है आपका तो डिवोर्स कराऊंगा ही कराऊंगा, तो अब ऐसे में कैसे रखूंगा उस लड़के को। मतलब जो इंसान मुंह पे बोल रहा है कि तलाक कराऊंगा तुम्हारा, कैसे रखूं फिर मैं उसे। आपको दोनों को ही नहीं रखना है। आपको खुद रहना है बस अपनी लाइफ में आजाद, और जिसमें आप हो और आपकी पढ़ाई लिखाई, बस आपको ज्यादा भीड़ भाड़ की जरूरत भी नहीं है और आपकी पर्सनैलिटी भी नहीं है जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या इन चीजों में इन्वॉल्व हो पाए। मैं ऐसे अननेसेसरी लोगों से ना ज्यादा अटैचमेंट रखती नहीं, मतलब थोड़ा उनसे अगर कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे हाँ कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ बढ़िया सिखा रहे हैं, कुछ आता है तो बात करना प्रेफर करती है। ऐसे लोगों से तो मैं बात ही नहीं कर पाती, मतलब जो ठीक है कि अब थोड़ा रेजिस्टेंस कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। जैसे कि मतलब जो लोग पढ़ लिख के भी एकदम फालतू ही काम करते हैं ना, जैसे बहुत सारे दोस्त भी हैं, अच्छा खासा कॉर्पोरेट में है, सब कुछ है, पर लाइफ की वही चीजें, सैटरडे संडे बस दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। मतलब कुछ और प्रोडक्टिव बातें ही कर लो। कई बार वही जैसे हमने जो स्टार्टिंग में हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की थी, कि अब मुझे वो विजडम वाली चीजें ज्यादा सीख करने की आदत हो गई थी कि इस इशू को कैसे सॉल्व करें, उस इशू को कैसे सॉल्व करें, कि क्योंकि यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे थे तो शायद वो इन्फ्लुएंस भी था कि सड़कों का इशू है, इसका इशू है, उसका इशू है, वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, तो ये सब चीजें कैसे एनवायरनमेंट से भी लिंक्ड है, आपकी हेल्थ से भी लिंक्ड है, क्योंकि वही चीजें आप खा पी रहे हो, उसी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हो, तो आप ये सारे इश्यूज को टारगेट करना चाहते हो, इनको सुधारना चाहते हो अपने काम के थ्रू ना। तो इसीलिए शायद मैंने यूपीएससी को चूज भी किया, क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक सर्विस इस तरीके से ज्यादा अच्छी की जा सकती है। अब तो आप ऐसी बातें भी करना चाहते हो, अब जो नहीं कर रहा तो फिर क्या करोगे। मतलब ठीक है, अब हमेशा दारू दारू नशे नशे की बातें, ये लड़की वो लड़की, वो लड़का ये लड़का, ये कर लिया वो कर लिया, कब तक ऐसी टाइप की बातें करोगे। तो ये सब चीजों में मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। जो लोग बस फालतू जोक ही मारते रहते, सड़े सड़े एकदम, तो मैं उतना उनके साथ उतना बैठ भी नहीं पाती हूँ। मतलब हाँ थोड़ा टाइम कर ली बातचीत, पर ज्यादा देर नहीं कर पाती हूँ। एक दिन कर लिया, हाँ 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 चलो बढ़िया है, पर रोज रोज फिर मैं उनको दोस्त नहीं बना सकती। फिर वो लोग मुझे इरिटेट कर देते हैं। ऐसा है थोड़ा सा सिस्टम। पता नहीं क्यों है, पहले तो बहुत ज्यादा था, सफाई का भी इशू था, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, तो उन सब चीजों के लिए भी डांट देती थी हस्बैंड को कि वो क्या मटके में हाथ डाल के पानी पीते रहते थे। और अच्छा। वही ग्लास फिर कई बार बाई यूज कर लेती है, पोछा वोछा मार के आ रही है, उसने पी लिया वो नल से निकाल के, लेकिन ये अपना उसको डुबा रहे हैं मटके में, तो कितनी अनहाइजेनिक है ना। नहीं लग गया क्या वो मतलब वो फिनाइल। हाँ फिनाइल वगैरह तो लग रहा है ना। थोड़ा सेंस होना चाहिए, गंदगी क्यों हाथ में, मतलब तो मैंने वो मटका खाली करके बाहर रख दिया। अब ये क्या बोलते हैं, तुमने फोड़ दिया मटका। अपने घर वालों को ऐसे बता रहे हैं, बोलते हैं मुझे घोर मानसिक आघात हुआ तुम्हारी इस हरकत से, तुमने मुझे उसी मोमेंट पे ऐसा क्या। मैं 1 महीने से समझा रही हूँ कि देखिए ये देखिए नल है, ग्लास लो, ऐसे भरो, ऐसे पियो। नहीं, एक दिन बोलते घोर मानसिक आघात हुआ, ये मेंटल अब्यूज है मेरा। ये सब चीजों के लिए मेंटल अब्यूज है। चलिए मानती हूँ कि हाँ कई बार कर देते हैं, हम ज्यादा बोल देते हैं, ये सब चीजों के लिए नहीं, अलग चीजों के लिए बोल देते हैं कि फाइनेंसेस वगैरह के लिए। पर वो भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ट्रिप्स करके आ रहे हो इतनी महंगी महंगी 70,000 80,000 की, सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या फिर। बोलोगे दोस्त से कर्जा ले लिया, मैंने आपका कर्जा भी भरा, मेरे पास जो पैसे थे उनसे, लेकिन कोई प्रोडक्टिव चीज के लिए हो तो अलग बात है ना। मुझे हर चीज के लिए सुना रहे हो कि तुम शॉपिंग क्यों कर रही हो, ये मैं क्या ही कर रही हूँ, 4-5 हजार की शॉपिंग कर रही हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ ही तब बढ़िया खुशी से रह रही थी, अपने पैसे से बढ़िया खुशी से रह रही थी। तुमसे शादी करने के बाद मतलब मैंने अपना खुद की ही डिजायर्स को मार दिया, उसके बाद तुम कह रहे हो तुम गोल्ड डिगर हो। तुम्हें बस पैसे से मतलब है।
होता तो तुमसे शादी क्यों करती? तुम 15,000 कमा रहे थे जब मैंने तुमसे शादी की। कोई लड़की आज के जमाने में करेगी? मतलब मम्मी पापा ही कोई शादी करा देते तो ऐसा तो कभी नहीं खोजते वो। ऐसे बोल दिया तो और गुस्सा मतलब ये कैसे बोल दिया, कि ऐसे बोला कैसे तुमने मुझसे कि इससे कर लेती तो बढ़िया रहता, उससे कर लेती। वो मतलब उनके सामने आप अपना एग्रेशन भी अगर थोड़ा सा भी रख दो तो ये है कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों बोला, मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है। तो हाँ, हो सकता है हो भी जाती हो, पर वो सिर्फ मोमेंट्री एंगर होता है, वो चीज वो समझना नहीं चाहते। अब या तो ये चीज खुद के ऊपर भी होती है कि आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, मुझे भी नहीं बोलनी चाहिए ना, बोलना कोई बड़ी बात नहीं, बोल देनी चाहिए। सहन करना भी सामने वाले को अन्याय करने के लिए उत्साहित करना है ना। वही ना, अब अपनी चीजों के लिए मना करते जाओ तो वो ये है कि लड़ रही है आदमियों का तो यही होता है, लड़ रही है। ऐसी एक इंसिडेंट भी हुआ था, कुछ पर्सनल चीजें हो जाती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो चीज अपने दोस्त को क्यों बता रहे हो आप? अब मैं देख रही हूँ सामने आपसे मेरी बात हो रही है, आप उस कमरे में जाके उसको बता रहे हो, इसीलिए मैं नहीं रखना चाहती हूँ घर में, क्योंकि तुरंत तुरंत वो चीजें होती, चुगली टाइप की हरकतें, मतलब बड़ा हो गया लेकिन अकल ही नहीं आ रही है, उसको क्यों जाके बता रहे हैं हमारी बेडरूम की बातें, इतनी प्राइवेट बातें। अब उसमें फिर आप और गुस्से में और चीजें बोल देते हो और बोल देते हो और बोल देते हो, क्योंकि आप देख रहे हो वहां जा जाके बोल रहा है, तो फिर बस नहीं, मेरा ही दोस्त मेरा सेवियर है, यही मुझे बचाएगा, ये मेरी बीवी तो प्रताड़ित कर रही है, उसने इतना दिमाग में भर दिया, इनके इतना भर दिया, मतलब खुद का तो फैसला ले नहीं सकता, दूसरे को और परेशान कर रहा है, एग्जाम खराब कर दिया मेरा। फिर मैं कितने गंदे अवस्था में तो एग्जाम देने गई थी अपना, मेरे अगेंस्ट की कैसे इनको घर से बाहर फेंका जाए। तो मेरे पेरेंट्स, जो मम्मी को ऑपरेशन हुआ इतना बड़ा, उसमें उनसे बोल रहे हैं आपको डर नहीं लग रहा आपकी बेटी सुसाइड कर लेगी? मम्मी बोलती नहीं, हम तो जानते हो नहीं करेगी, तुम अपना ही देख लो कहीं तुम ना कर लो, बेटी ऐसी है कि वो तो नहीं करने वाली। और मतलब ऐसी चीजें बोल रहे एक आदमी, आपको फिर बहुत भी बुरा लगता है कि आज हम इस स्तर पे गिर चुके हैं क्या, कि यहाँ तक आ चुका है हमारा रिश्ता कि ये भगाने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। फिर उस बीच में मैं अपना एग्जाम देके आई, यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट था वो मेरा। मेरे 88 मार्क्स आए हैं, 90 कट ऑफ गया था मतलब उस एग्जाम में ना सिर्फ नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है वो आपका बहुत मेंटालिटी का एग्जाम है। आपका दिमाग शांत होता है ना तो आप बहुत फालतू क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो मतलब पेरिफेरल नॉलेज जो होती है ना, इधर उधर की ज्ञान, वो सब भी आपको उस मूवमेंट पे लगाना रहता है उस क्वेश्चन में। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, और मेरा पूरा डिस्ट्रैक्टेड था जब मैंने वो एग्जाम दिया, मतलब इतना खराब कर दिया उन्होंने मेरा वो अटेम्प्ट। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो चीज मुझे बहुत हर्ट करती है कि यार ये रिग्रेट है आपके मन में। हाँ, और अभी भी फिर वही हो रहा है ना, क्योंकि मैं समाज के लिए बहुत अलग टाइप से काम करना चाहती हूँ। आपकी वजह से, आप लोगों ने जो मेरे साथ, जो मुझे मेंटल, मतलब जो तुम मेंटल अब्यूज कर रहे हो वो तो तुमने मेरे साथ किया है, उसकी वजह से मैं अब नहीं पढ़ पा रही, तो वो चीज मुझे इतना हर्ट कर दी है कि मैं क्या बताऊं। मैं एकदम गिल्ट में हूँ कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। एक दिन बैठूंगी भी, 2 दिन बैठूंगी, पर फिर वही उस थॉट में होते हो आप, काश ठीक हो जाए, काश ठीक हो जाए ये चीज क्यों नहीं ठीक कर पा रही मैं, ये आदमी सुधर क्यों नहीं रहा है। एक तो यूपीएससी का गिल्ट, एक उस आदमी का अग्रेशन, ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, ये कर देंगे, फिर आप पढ़ भी पाओगे। स्लीप इशू, कंसंट्रेशन का इशू, ये दोनों ही अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बता दिया आपको, यही आप पूछ रहे थे ना क्या है कैसा है। मतलब अब बीच बीच में और भी चीजें हुई होंगी, कुछ कुछ होती रहती हैं, आती रहती। फादर इश्यूज, वही जो, हाँ, एक फादर पेरेंटिंग का इशू बड़ा गंभीर रहा है। हाँ, आप जो मेजर इशू है ना उसकी लिस्ट मुझे दे देना, जैसे हाईलाइट, वो बस हेडिंग लिख के, जैसे मैं बता देता हूँ। एक तो फादर इश्यूज, मतलब मेरे पापा इतने इंटेलिजेंट आदमी है ना, क्योंकि मतलब इन लोगों ने एकदम इजीली एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, बढ़िया एकदम बड़े पोस्ट पे हैं, इतनी पूरे इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं सरकारी पोजीशंस में। लेकिन
वही देखो ना, ऐसे ही लोग अफेयर रख रहे हैं और फिर अपनी बीवियों को कूट रहे हैं, गाली दे रहे हैं उनसे लड़ने के लिए कि तू। ऐसे ही लोग अफेयर रखते हैं, रख रहे हैं नहीं, ऐसे ही लोग अफेयर। और कितना जस्टिफाइड है इनके लिए अपनी बीवी को मारना कि तूने बोला इसीलिए लड़ाई हुई, इसीलिए मैंने पीट दिया, तो मतलब बोले ही ना। वो देखो, एक कहावत है ना कि आदमी जब अफेयर करता है तो उसको सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बीवी नजर आती है क्योंकि वो उस डिजायर के मामले में, उस प्लेजर के मामले में रुकावट पैदा कर रही है। हाँ। तो ऐसा होता है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे वो फादर नहीं कर रहे थे, उनकी जो डिजायर थी ना वो तो मैं समझती हूँ, वो डिजायर ही है, लेकिन फिर आप दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वो क्योंकि आदमी इतना वो है ना, इतना बहरूपीय है। वही ना, उनकी वजह से बच्चों को तो दिक्कत आती है ना। वो अब तो हमारी होता ही जिंदगी भी तो बर्बाद हो रही है उन सब चीजों से। क्योंकि सारे साइकोलॉजिस्ट नहीं अब होते। आप ये सोचो, मतलब आपके एग्जाम्स हैं पर माँ बाप एकदम लड़ाई कर रहे हैं, रात भर कर रहे हैं, फिर भी आप एग्जाम दे रहे हो, बढ़िया स्कूल में परफॉर्म कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ बाप को भी तो थोड़ी तमीज होनी चाहिए। अब वो बोलेंगे माँ की गलती है, ये क्यों लड़ रही थी मुझसे, ये बोलती ही नहीं तो लड़ाई नहीं होती। अब क्या समझाओ किसको, कुछ नहीं है, बस सहन करना है। अभी आपने जैसे देखा होगा वो जो अभय सिंह जी हैं IIT बाबा, वो भी बहुत पॉपुलर नहीं हुए हैं जो भी रिसेंट। हाँ। वो भी बताते हैं कि अब उन्होंने भी एकेडमिकली कितना बढ़िया परफॉर्म कर लिया। मतलब एकेडमिक लाइफ तो बढ़िया ही रही ना पढ़ाई लिखाई की, माँ बाप चाहे कितना भी लड़ रहे हैं, क्योंकि क्या करें, पढ़ना तो है ही, कोई और चीज तो है नहीं, वो तो करते ही हम लोग। लेकिन वो बच्चों पे कितना इंप्रेशन छोड़ जाती है। सबसे ज्यादा इंप्रेशन बच्चों पर ही होता है। छोड़ तो गई ना, वो भी आज भी वो मेंशन कर रहे हैं कि मेरे माँ बाप इतना लड़ते थे, वो अपने पिताजी को हिरण्यकश्यप से भी कंपेयर कर लेते हैं कि इतना लड़ते हैं मेरे पिताजी, मतलब वो मुझे घर से निकाल रहे हैं, वो मुझे पागल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं उनको भगवान मानूं। जो मेरी माँ को मारता था मैं उसको भगवान कैसे मान लूं? ये तो जो है ना, ये बाबा लोग ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, ये गिल्ट लेके आते हैं, ये पूजा करो, वो प्रणाम करो। अरे दिल से होता है, कहने से नहीं होता। ये जो रंग बिरंगे बाबा है ना, इन लोगों ने कचरा दिमाग में भर दिया है, वहां से ये अति नैतिकता की बातें आ गई हैं जो कि प्रैक्टिकल में लागू नहीं होती। ऐसे तो कितने पेरेंट्स है ना, अब आप देखो ना इंडिया में कितना सारा होता है जो अपनी बेटी का ही रेप कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे बाप को कैसे कोई भगवान मान सकता है? बहुत से हैं, बहुत से होते हैं। मुझे याद है मेरे पिताजी अपनी गन निकाल ली थी उन्होंने मुझसे जब लड़ाई हो रही थी, बोलते बेटियों को तो मार डालते, तुम्हें भी मार देना था, इतना मुंह चला रहे हो। जिस समय मैंने ये फैसला लिया था कि अब मुझे घर पे नहीं रहना, बाहर पढ़ना, मतलब ऐसी हरकतें फिर भी आप माफ कर देते हो, क्योंकि एक तो मुझे लगता है मेरे पिताजी को कुछ इश्यूज हैं। माफ नहीं करना, माफ किसी को कुछ तो मेंटल इश्यूज है उनको, मुझे ऐसा लगता है। वो तो है ही। ऐसे लोगों को स्वीकार करना है। हाँ, वही कर लेते हो ना आप, क्योंकि वो भी फिर सुधर जाते हैं, क्योंकि ना वो सिर्फ एंगर में ये सब करते हैं, फिर उसके बाद उनको और गिल्ट ट्रिप होती है, वो भी उनको भी बुरा लगता है। ऐसे लोगों को एक मंत्र दूंगा, डील कैसे करना है, एवरीथिंग को डील कैसे करना है वो सीखेंगे। क्योंकि फादर हस्बैंड, कल को कोई और आ जाए तो डीलिंग तो हमें सीखनी होगी ना। हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, लोगों को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, हम तो मजबूत बन सकते हैं ना। लोग, अब देखो, लोग तो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, हम तो अपना वो सुरक्षा कवच निर्मित कर ही सकते हैं ना। अब वायरस घूम रहे हैं, लेकिन हम तो वैक्सीन ले ही सकते हैं ना, है ना। तो हमें मेंटली रूप से स्ट्रोंग हो जाना है, बस बात इतनी है। अगर हम मेंटली रूप से हम वीक हैं तो कोई ना कोई हम पर वार कर ही देगा ना। नहीं, वो तो करते ही रहते हैं ना। आप तो फिर भी स्ट्रॉन्ग, आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ऐसे मत करो, ये गलत है। बोलना नहीं है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। अब एक थर्ड अल्टरनेटिव पे बात करेंगे। अब जो स्टीक तरीका, जो कृष्ण का तरीका, भगवत गीता का तरीका, कि कृष्ण कैसे डील करते थे, वो सीखना है। अब हम राम फिलोसफी की बात नहीं करेंगे। मुझे लगता
लगता है मेरी लाइफ ना कुछ ज्यादा ही राम फिलोसफी वाली है ना, तो अब आपको फिलोसफी चेंज करनी है। बिल्कुल ऐसी है मेरी। और कलयुग में तो क्रिएशन फिलोसफी काम करती है। तो अब देखो राम बन के देख लिया, क्योंकि सीधे लोग सीधे पेड़ तो हमेशा कटते ही हैं। राम सीधे थे तो सबसे ज्यादा दुख झेले ना। मतलब सीधा होने के बाद भी लोग कह रहे हैं आप चलाओ। अरे सीधे लोगों को ऊपर कुछ भी डाल दो, वो इतने ही ज्यादा सीधे होते हैं। नाइस नहीं बनना है, आपने अवेलेबल नहीं होना है हर किसी के लिए, ठीक है। तो अब कृष्ण की तरह चालबाज बनना है, सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना होगा, इंसान के हिसाब से हमें रूप बदलना होगा। बहरूपिया बनना है, लेकिन किसी की बुरी सोच, बुरी मंशा के साथ नहीं, अपने आप को बचाने के लिए हमें स्ट्रांग बनना है, इसलिए कि कोई दूसरा हमें दबा ना सके। हम स्ट्रांग इसलिए नहीं बन रहे कि दूसरों को परेशान करें। ओके। तो होता है मेरे साथ कि जब कोई बुरा बोल रहा होता है ना, तो फिर मैं भी उनको बोल देती हूँ, तो समझ में नहीं आता इस चीज को कैसे डील। इसका मैं बता दूंगा तरीका, या तो कुछ बोले ही ना बोलना, क्योंकि उस मोमेंट पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता ना, उनको बोल दिया, आपने बोल दिया, उनने बोल दिया, ये हो गया। वो नहीं है। एक और भी तरीका होता है ऐसे लोगों का। बेस्ट तरीके पर बात करेंगे ना। अब साइकोलॉजिस्ट के पास आ ही गए हो, मेरे तरीके ऊपर चलोगे ना। आपने अपने हथकंडे, अपने तरीके आजमा के देख लिए, तो अब नए तरीके अपनाएंगे ना। आपको स्वागत करना है नएपन का, अब नए की शुरुआत स्वीकार करनी है। रेडी फॉर न्यू? हाँ, मैं तो हर लर्निंग के लिए तैयार है। इतना खतरनाक जिंदगी है ना कि हमेशा तैयार ही रहना पड़ता है। तैयार तो रहना होगा। सब मतलब होता ही रहता है, कुछ भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा, अनिश्चितता में ही जीना होगा। हम जब निश्चितता सोच लेते हैं ना, वहां गड़बड़े होती है। सही बात। निश्चित नहीं है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। इतनी अनिश्चितता है कि क्षण का पता नहीं। तो अभी एक बाइपोलर वाला बंदा आ चुका है, उससे अभी देखना, उसका व्यवहार नोट करना। यहाँ है वो? हाँ। अरे वाह। तो उसका नाम तो नहीं लेंगे पब्लिकली, वो मुझसे क्या उम्मीद रखता है वो देखना। हाँ। अच्छा, मुझे भी ऑब्जर्व करने मिलेगा। हाँ। तो अलग अलग है ना। हाँ, मैंने कभी देखा नहीं, मतलब। लेकिन अब तो उसका फेज 90% जा चुका है। अच्छा। हाँ। पर बाइपोलर तो ऐसा सुना है, ऐसा डिसऑर्डर है जो कभी ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता, लेकिन दवाइयों से वो मैनेज हो जाता है। अच्छा। हाँ। सिर्फ मैनेज हो पाएगा। हाँ, वो एक केस था ना, सुशांत सिंह राजपूत, जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको भी शायद लोग बोलते हैं मेनिक डिसऑर्डर ही तो था बाइपोलर। 6 महीने बहुत ही खुश रहेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे ऐसा ही होता है। जैसे आप देखो ना कि कोई इंसान एकदम ही आर्चरी कर रहा है, तीरंदाजी कर रहा है, ये सीख रहा है, वो सीख रहा है, सारे चीजें सीख ली, फिर सडनली ऐसे लोएस्ट डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ, जिसमें उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। तो अब लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये मेंटल डिसऑर्डर था, इसीलिए शायद उन्होंने सुसाइड किया था। चलो, उसकी जो साइकोलॉजिस्ट है वही बता पाएंगे। वो कुछ चीजें पब्लिकली वो करते ही नहीं। सही बात है। अपनी तरह थोड़ी ना है सारे कि ऐसे बातों की रिकॉर्डिंग कर ले। करते भी होंगे तो वो उनके अब ये ना थोड़ा सेलिब्रिटी के होना, तो आवाम को बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा अरे इस सेलिब्रिटी को ये दिक्कत है, तो मुझे भी अपनी दिक्कत बतानी चाहिए। आजकल करने लग गए ना, उनकी डेथ के बाद से तो चेंज आया है, काफी चेंज आया। लोग ना मानसिक स्वास्थ्य पर कम से कम बात तो करने लगे हैं। खुलकर बात नहीं कर रहे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातें होने लगी। ये फेज आएगा 20-30 साल बाद, जो अब हम जो बात कर रहे हैं। पर मुझे लगता है ना कि मानसिक स्वास्थ्य लोगों का सुधारा ही जा सकता है। ये ना एक ऐसी चीज है जो अननेसेसरीली हम सबके जीवन में आ गई है, इसकी कोई भी वो नहीं थी। मतलब डिप्रेशन जैसी चीजों हाँ हो जाती है, लेकिन उससे तो निकलने का बहुत आसान तरीका ही है। पर एनवायरनमेंट बदल लो तो हो जाता है, पर वही है कि आपको वो सही चीज मिल जाए उस टाइम पे। हाँ, तो अब मेंटल इलनेस के बाद आएगा समय मेंटल वेलनेस का।
ठीक है, वेलनेस पर बात करेंगे। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।